नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ट्रांजैक्शन एलिमेंट की यदि हम बात करते हैं तो वहां पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसमें आपने स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड जनरली ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। वहां से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए आपको कुछ एंथैल्पीज की जरूरत पड़ती है। आपकी लैंग्वेज में कहूं तो आपने वहां पे फेरेडेज की आप नीड फॉलो करते हो कि जितने फेरेडे आप वहां पे यूज करेंगे उसके हिसाब से क्या करेगा, एनर्जी को उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करेंगे, आपके ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे आपके पास आप देखेंगे हमने स्टार्ट किया, आपके पास जनरली मेटल आपके पास है सॉलिड फॉर्म के अंदर। हमने वहां पे फर्स्ट एंथैल्पी का यूज किया। सॉलिड से आपकी मेटल का जो वेव है वो गैसेस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। बट जो आप एंथैल्पीज लगाएंगे वहां पे भी आपके पास कुछ फैक्टर काम करेंगे। फर्स्ट वन कि हम यहां पे भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी का यूज करेंगे। सेकंड हम यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज करेंगे। थर्ड हम यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी का यूज करेंगे। तीनों कंडीशन में जो एनर्जीज का लेवल रहेगा वो यहां पे मिनिमम रहेगा। किसी भी कंडीशन पे आप एनर्जी को मैक्सिमम लेवल पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पे आप जब एंथैल्पीज का यूज करते हो वहां पे आपके बॉन्ड डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जो आपकी एनर्जी होगी, यानी कि जहां पे आपकी मेटल एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वही आपकी मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का नेचर शो करना स्टार्ट कर देगी। तो यहां पे आपके पास मेटल होगी, कोई भी आप ट्रांजैक्शन मेटल ले सकते हैं। जनरली हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम जो यूज करते हैं वो हम कॉपर और जिंक का यूज करते हैं। जनरली जो हम यूज करते हैं वो जिंक और कॉपर का यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड के लिए। अब जब आप उस पे फर्स्ट एंथैल्पी लगाएंगे डेल्टा H1 स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले जहां से आपके आयंस लूज करेंगी वो वाला सरफेस किस में आपका मूव करेगा, गैसेस के अंदर। गैसेस के बाद जब आप उस एंथैल्पी लगाते हैं देन उसके बाद वो कन्वर्ट होता है आपका गैसेज आयन के अंदर। हम जनरली बोलते हैं कि हमारा जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव के अंदर। तो जिंक से Zn2 पॉजिटिव या कॉपर से कॉपर पॉजिटिव या कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपका सरफेस के अंदर इफेक्ट आता है और सरफेस से जो आयन लूज होने स्टार्ट होते हैं, उन आयंस के लूज होने के बाद हमें उस इलेक्ट्रोड का नेचर पे इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। उस केसेस पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। फर्स्ट वन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस। ऑलरेडी जब हम इलेक्ट्रोड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो सब्लिमेशन के बारे में डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एंथैल्पी, यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन जो सेंट्रल एटम एंड द बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन, जो आपके पास यहाँ पे उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि उस इलेक्ट्रोड का आप ई नोट मेजर करते हो, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड के बेसिस पे, या आप उसका ईएमएफ निकालते हो या आप उसके पोटेंशियल की बात करना स्टार्ट करते हो। तो वो चीजें डिपेंड करती हैं इस हाइड्रेशन एंथैल्पीज पे, ठीक है। ये बताता है कि उसके कितनी लाइफ साइकिल्स होंगी और कितनी बार वो आपके पास एक बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज फॉर्म में, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोड आप उसका यूज कर सकते हो। देन हमारे पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आपको जनरली पता है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। बट हम यहां पे इलेक्ट्रोड में यूज क्या करेंगे कि जनरली आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब यहां पे कोई आउटर मोस्ट सेल तो आपके पास है नहीं, पर जब आप इसके अंदर यहाँ पे एनर्जी यूज करते हो या जब हम एंथैल्पीज लगाते हैं तो जो आपके पास ये सरफेस एरिया होता है, ये वाला सरफेस जो सराउंडिंग सरफेस मैंने बनाया है, यहां से कोई ना कोई आयंस फॉर्म में, यानी कि आयंस फॉर्म में, और ये आयंस यहां से लूज होती हैं कैटायंस की फॉर्म के अंदर। और इसके लिए जो आप एनर्जी लगाते हो वो आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज की बात करते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं जिंक का जो पोटेंशियल वैल्यू होता है -0.34 वोल्ट, और कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर का होता है 0.0.3
0.76 वोल्ट। एंड देन हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं आपके पास, तो हाइड्रोजन का होता है 0.00 वोल्ट, और ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो दोनों केसेस में यूज किया जाता है, हाफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज हाफ रिडक्शन फॉर्म में आप यूज करते हो। एंड लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी आती है द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ भाई, हमें ये पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करते हैं। वेरिएबल के साथ साथ जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक एटम या आपके पास एक एलिमेंट डिफरेंट स्टेट को फॉलो कर सकता है, पर डिफरेंट स्टेट के साथ साथ वो हर स्टेट में स्टेबल नहीं होगा। जस्ट इससे पहली प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक में कि लेफ्ट टू राइट यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा देन आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम में हमने डिस्कस किया था यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो आपकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब मैं स्कैंडियम से स्टार्ट करता हूं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज तक आप पहुंचेंगे, वहां तक आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, मतलब उनके कंपेयर में स्टेबिलिटी। उसके बाद वाले एलिमेंट जो आएंगे निकल, आयरन, निकल, कोबाल्ट और जिंक एंड कॉपर, तो इनके अंदर स्टेबिलिटी यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से और 25 जो आप एलिमेंट आप मेजर करेंगे 3D सीरीज के अंदर ट्रांजैक्शन की, वहां पे आपको स्टेबिलिटी कम देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट वाले कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है। और फिर मैं अब स्टार्ट करता हूं आयरन से और मैं पहुंचता हूं कहां तक, जिंक तक, तो वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। तो जो आपकी टर्म्स थी कि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो आयरन से और आयरन से जिंक तक आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और स्कैंडियम से और मैग्नीशियम तक आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पांचवा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इन 5 फैक्टर्स पे हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस इलेक्ट्रोड का आपके लिए डेली लाइफ में या बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल्स कौन आपके लिए बेस्ट होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड बेस्ट नहीं होगा। और इसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि किन इलेक्ट्रोड्स के अंदर या किन एटम्स के बेसिस पे एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट एक यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी आता है जब मैं बात करूंगा यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पीज की। मेटल्स गुड कंडक्टर के साथ साथ बैड कंडक्टर भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि एक मेटल है वो हमेशा गुड कंडक्टर ही फॉलो करें। यदि आप वहां पे अल्फा पार्टिकल्स डालते हो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ तो उसका जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो बॉन्डिंग ऑर्डर है वो रिप्रेजेंट ना होने की वजह से वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है भले ही मेटल हो। फॉर एग्जांपल ब्लैक प्लेटिनम जो आप यूज करते हैं मोस्टली आज के टाइम पे हर घर में जहां पे मेन वायरिंग जहां से स्टार्ट की जाती है वहां पे एक बॉक्स लगाया जाता है जो कि ब्लैक प्लेटिनम का होता है। मेटल होते हुए भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड केस, उसी प्लेटिनम का हम यूज करते हैं दूसरे केसेस के अंदर जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की बात करते हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जब हाफ SHE निकालना सीखा होगा तो वहां पे आपके पास EMF की वैल्यू 0 आई होगी और उस 0 वैल्यूज के साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी कि वहां पे प्लेटिनम हाइड्रोजन या गैसी इलेक्ट्रोड के अंदर प्लेटिनम मेटल का भी साथ में यूज किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो ना तो ऑक्सीडेशन करता है और ना ही वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, फासले नोट करेंगे फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं।